नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जनरली हम लोग इस कंपनी को यहाँ पर आरपी टेक के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। मैं आप लोगों को यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी समझाऊंगा, साथ ही साथ वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या है, आपको कितने लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं, और सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और इसी तरीके के वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी की और इन लोगों के बिजनेस की, तो ये लोग जो है वो यहाँ पर आईटी के सेक्टर में से आते हैं। ये लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में से यहाँ पर आते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर जो इंडिया की यहाँ पर लीडिंग ब्रांड्स है, तो उन लोगों को ग्लोबल लेवल पर ये लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और अब आप समझ सकते हो कि आईटी के अंदर ढेर सारी अलग अलग सर्विसेज आ जाती है, जैसे यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया गया है कि भाई आप लोग देख सकते हो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन, साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मार्केटिंग सर्विसेज, क्रेडिट सॉल्यूशंस, साथ साथ यहाँ पर प्री सेल्स टेक्निकल सपोर्ट्स। तो इस तरीके की सारी सर्विसेज ये कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की। तो ये जो आईपीओ है वो यहाँ पर 7 फरवरी के दिन ओपन होगा, वही 9 फरवरी के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग बात करें प्राइस बैंड की, तो 295 रुपीज़ से लेकर 311 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरली दोस्तों हमें यहाँ पर कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है, जो कि यहाँ पर 311 रुपीज़ का हो जाता है। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर हमारे लिए जो टॉप वाला प्राइस है वहीं सिलेक्ट करने का यहाँ पर रहता है। अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की, तो 48 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो यहाँ पर 600 करोड़ का टोटल इशू है। और अच्छी बात ये है दोस्तों कि जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 14,928 रुपीज़ की हो जाएगी। और अगर दोस्तों आईपीओ का अच्छा खासा ओवर सब्सक्राइब होता है, तो किसी भी कैटेगरी के अंदर उसका जो मिनिमम लॉट साइज है उसके अलावा एक्स्ट्रा लॉट के लिए अप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो आपके यहाँ पर जो मिनिमम लॉट साइज होगा उसी यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, और बाकी के लॉट्स के अंदर आपको अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो उससे कंपेरेटिवली अच्छा आइडिया ये भी आप अपने अलग अलग डीमेट अकाउंट से, मतलब कि अलग अलग पैन कार्ड से यहाँ पर एप्लीकेशंस लगाए, अपने दोस्त, रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर के अकाउंट में से आप लोग आईपीओ को अप्लाई करें, जिससे कि आपके आईपीओ लगने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाए। अब अगर हम लोग बात करें एचएनआई की स्मॉल कैटेगरी की, तो उसके अंदर आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,08,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई की बिग कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ की हो जाएगी। और दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग के ट्रेंड को भी समझ लेते हैं। नो डाउट दोस्तों ये एक आईटी के सेक्टर में से आने वाली कंपनी है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में से आने वाली कंपनी है। तो आईपीओ से पहले ही कंपनी के प्रमोटर के पास में 89.65% स्टेक था। इसका सीधा सा मतलब यही है कि भाई इन लोगों ने पहले भी यहाँ पर फंडिंग वगैरह ले रखी है अपने स्टेक को बेचकर, यहाँ पर कंपनी को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी पास्ट के अंदर, तभी इन लोगों ने ऑलरेडी अपना स्टेक थोड़ा बहुत यहाँ पर कम किया है। लेकिन अगर अभी की चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करें, तो आईपीओ से पहले 89% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 63.41% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक रहेगा, तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स, हमें पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। अगर हम लोग बात करें एसेट्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी के पास में 1594 करोड़ के एसेट्स थे, मतलब कि ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 4058 करोड़ के हो गए। तो जो एसेट्स है उसकी ग्रोथ अच्छी है कि भाई 3 साल पहले 1600 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर करीब 4000 करोड़ के हो गए हैं। तो नो डाउट एसेट की ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ये थोड़ा समझने वाला यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 136 करोड़ का था, 136 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 2022 के अंदर यहाँ पर 182 करोड़ का हो गया। तो नो डाउट एसेट की ग्रोथ अच्छी रही। फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर लोगों का जो प्रॉफिट है वो घटकर 123 करोड़ का हो गया। तो जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, और 2021 यानी कि 2021 के कंपेरेटिवली कंपनी ने 2030 के अंदर यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर काफ़ी कम प्रॉफिट बुक करा है। तो इसके चलते अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो वैल्यूएशन है वो हमें थोड़ी सी फेयर देखने को मिल सकती है, क्योंकि भी प्रॉफिट कम हो गया है, तो यहाँ पर पी रेशियो और सारी चीज़ें जब एडजस्ट होगी तो वैल्यूएशन हमें यहाँ पर थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है। और मार्च के अंदर जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो वहाँ से लेकर सितंबर के बीच के अंदर भी कंपनी ने 72 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा है। तो अच्छी बात ये बड़ी प्रॉफिट यहाँ पर कम हुआ है वो नेगेटिव चीज़ है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है, और जो एक इनका लोगों का एक बेस लेवल ऑफ प्रॉफिट है वो यहाँ पर बना रहा है, तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले सालों के अंदर कंपनी जो अपने प्रॉफिट को रिकवर कर ले और भी ज़्यादा प्रॉफिट बुक करे,
और दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं नेटवर्थ सरप्लस की। तो ईयर ऑन ईयर हम इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो कि है भाई बोरोइंग। इस कंपनी के केस के अंदर इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने के बारे में अगर आप लोग सोच रहे हो, अगर आप लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप लोगों को इनके बोरोइंग को यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर 488 करोड़ के बोरोइंग थी, मतलब कि 488 करोड़ की बोरोइंग थी, जो कि 2022 के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल हो गई, 881 करोड़ की बोरोइंग होगी, जो कि 2023 के अंदर बढ़कर यहाँ पर 1065 करोड़ की हो गई। और यहाँ पर मार्च से सितंबर के बीच के अंदर भी मतलब कि यहाँ पर बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और आज की तारीख के अंदर यहाँ पर करंट सिचुएशन के अंदर कंपनी के ऊपर 1395 करोड़ की बोरोइंग है, मतलब कि ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। तो नोटिस करने वाला पॉइंट हो जाता है, क्योंकि भले कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं है, प्लस प्रॉफिट की कोई ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। एसेट के कंपेरेटिवली ठीक ठाक सी बोरोइंग है, लेकिन फिर भी ओवरऑल बोरोइंग हमें काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रही है। तो ये एक नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर अलग अलग रेशियोज़ की। अगर बात करें आरओई की तो 19% का आरओई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वहीं जो कंपनी का आरओसी है वो हमें 14.21 का देखने को मिल रहा है। तो ये ठीक ठाक सा है, हम लोग इसे अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन साथ ही साथ हम इसे यहाँ पर बुरा भी यहाँ पर नहीं बोल सकते। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो की, जो कि मैंने आप लोगों को आगे समझाया कि बोरोइंग थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अब डेट टू इक्विटी रेशियो के जरिए हम लोग इसे थोड़ा बहुत और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल इन लोगों का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.53 का है, मतलब कि 1400 करोड़ के करीब के डेट के बावजूद भी यहाँ पर जो हमें डेट टू इक्विटी रेशियो है वो हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि भाई जो बोरोइंग है वो जो डेट है वो मतलब कि हम लोग एवरेज सा मानकर चलते हैं, ऐसा नहीं मानते कि भाई कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाई डेट है, ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो एक अच्छी चीज़ हो जाती है। साथ ही साथ आईपीओ का सारा इशू फ्रेश इशू है, प्लस ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू के अंदर भी इन लोगों ने यही चीज़ को मेंशन किया गया है, वो मैं आप लोगों को आगे यहाँ पर समझाता हूँ। फिलहाल इन लोगों का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो हमें यहाँ पर 17% का देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस और पीई रेशियो की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट आईपीओ और प्री आईपीओ दोनों को अगर हम लोग ध्यान में लेकर चलते हैं तो फिलहाल कुछ 21 का यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है, 21 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है, और कुछ 14 का हमें पीई रेशियो देखने को मिल रहा है। तो जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रही है। एक मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी की साइज़ यहाँ पर काफ़ी बड़ी है, 1600 करोड़ का फंडिंग ये लोग उठा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 14 के पीई रेशियो के ऊपर आ रहे हैं। तो कंपनी की वैल्यूएशन हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रही है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की। मैंने जैसे आपको आगे बताया था कि भाई कंपनी के ऊपर डेट है और डेट की जो कन्फ्यूजन है उसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू अच्छी तरीके से क्लियर कर रहे हैं। भाई इन लोगों ने यहाँ पर प्री पेमेंट और शेड्यूल्ड रीपेमेंट ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग अवेल्ड बाय कंपनी, इसको रीज़न बताया, मतलब कि जितना भी डेट या बोरिंग वगैरह ले रखा है तो उसमें से कुछ का ये लोग रीपेमेंट करना चाह रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो मतलब कि हम लोग यहाँ पर ऐसा मानकर चलते भी 600 करोड़ रेस किया है, और साथ साथ इन लोगों ने फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी अपना रीज़न बताया है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा मानकर चलते कि भाई जितना भी यहाँ पर इन लोगों ने पैसा रेस करा है उससे मतलब कि बोरोइंग का रीपेमेंट ही करेंगे, तो 1400 करोड़ में से अगर 600 करोड़ भी ये लोग यहाँ पर रीपे कर देते तो फिर कंपनी के ऊपर 800 करोड़ का ही बोरोइंग बचेगा। तो उसके चलते डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी कम हो जाएगा, प्लस बोरोइंग भी कम हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह भी कम पे करना पड़ेगा। तो कंपनी के लिए अच्छी चीज़ें हमें यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा इस कंपनी का। अभी भी इस आईपीओ को यहाँ पर ओपन होने में यहाँ पर देर है, तो मतलब कि हम लोगों के पास में फिलहाल इसका जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जीएमपी को समझने की कोशिश करते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम को समझने की कोशिश करते हैं कि भी हमें इस आईपीओ के अंदर कितना प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। अगर हम लोग बात करें जीएमपी की तो 1 फरवरी को 25 रुपीज़ का था, बढ़कर 63 का हो गया, 85 का हो गया, 85 का हो गया, और पिछले 2 दिनों से जो जीएमपी है वो हमें यहाँ पर 70 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन है वो कुछ यहाँ पर 22 से लेकर 27% के बीच के अंदर देखने को मिल रही है। अब जब कल आईपीओ ओपन होता है, जब इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है, जब अलग अलग कैटेगरी में से अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स आना स्टार्ट होता है, तो उसके बाद में हमारा जो डिसीजन है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर क्लियर हो पाएगा। और साथ ही साथ आने वाले 2 दिन यानी कि जो आईपीओ के ओपनिंग के पहले 2 दिन है उसके अंदर अगर अच्छा खासा जीएमपी रहता है, अगर लोगों का अच्छा खासा इंटरेस्ट आता है, तो लिस्टिंग इनके लिए अच्छी खासी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। तो अगर आप लोग लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो सके तब तक आखिरी दिन पर ही आईपीओ को सब्सक्राइब करना, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना कि भी मैं आईपीओ ओपन होते पहले दिन ही यहाँ पर आईपीओ को सब्सक्राइब कर दूँ, दूसरे दिन ही आईपीओ को सब्सक्राइब कर दूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। हो सके तब तक वीडियो अब जो आईपीओ है उसको आखिरी दिन पर ही सब्सक्राइब करना। 3 दिन तक आईपीओ चलता है, तो पहले 2 दिनों के अंदर देखना कि भाई कितना सब्सक्रिप्शन किस कैटेगरी में से आ रहा है, साथ साथ कितना यहाँ पर जीएमपी बन रहा है, कितनी लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है, तो सभी चीज़ों को ध्यान में लेना है। अगर हर किसी कैटेगरी के अंदर से अगर मतलब कि मोर देन 10 टाइम्स का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आता है और कुछ यहाँ पर मोर देन 30% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बनती है, तो आप लोग रिटेल और एचएनआई दोनों ही कैटेगरी के अंदर यहाँ पर लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं दोस्तों मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म का भी बता देता हूँ कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो नो डाउट ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी फेयर देखने को मिल रही है, प्लस यहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है।
नो डाउट यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया है, बोरोइंग कंपेरेटिवली थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन साथ ही साथ जो कंपनी के एसेट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर बढ़े हैं। तो सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ तो भाई प्रॉफिट भले ही थोड़ा सा कम हो गया तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मुझे इस IPO के अंदर, मुझे इस कंपनी के अंदर बस एक ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ लगी जो कि इन लोगों को बोरिंग मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी, अदरवाइज कोई यहाँ पर इशू यहाँ पर नहीं है। तो आप लोग इस कंपनी को लेकर एक लॉन्ग टर्म का विजन यहाँ पर रख सकते हो। तो बस दोस्तों यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।